राय साहब, संतोष और मनोहर तीनों ने बतरा पहुंच मिलन छोले भटूरे वाले के यहाँ नाश्ता किया। फिर तीनों बगल के ही टोनी प्रॉपर्टी के ऑफिस पहुंचे। प्रॉपर्टी डीलर से मतलब मुखर्जी नगर में रहने वाले उन बेरोजगार लोगों से था जो छात्रों के लिए किराए के लिए लगने वाले अपने परिचितों के मकान का पता बताते थे। वे मकान मालिक से मकान की चाबी लेकर कमरा दिखाते थे और पसंद आ जाने पर बस इसी के एवज में छात्रों से तयशुदा मासिक किराए की 50% राशि अपने कमीशन के रूप में लेते थे। वास्तव में यह पेशा मुखर्जी नगर और आसपास इलाकों में चरम पर था और यह वहाँ के सबसे क्रूरतम धंधों में से एक था जिसका शिकार छात्रों को होना ही पड़ता था। प्रॉपर्टी डीलर ने अपने लिए जो बैठने का स्थान बनाया था उसे वे लोग ऑफिस कहते थे। यह ऑफिस देखने में भारत सरकार के किसी भी आला ऑफिस से ज़्यादा भारी भरकम और टक्कर लेने वाला होता था। रंग बिरंगे पर्दे, संगमरमर का फर्श, सोफ़ा, झिलमिल लाल पीली बत्तियाँ, बड़ी एलईडी स्क्रीन जिसका रिमोट हमेशा डीलर के हाथ में होता था, 2 बेसिक फ़ोन, 2 स्टाफ के साथ चाय और नाश्ते की भी व्यवस्था। इतना सब कुछ एक सामान्य डीलर के ऑफिस में होता था। तीनों अंदर पहुँचे तो टोनी डीलर एक भारी भरकम जिधर मन तिधर घूम जाने वाली चहुदिशागामिनी कुर्सी पर गंभीर मुद्रा में बैठा था। उसकी भावभंगिमा से वह सीबीआई का निदेशक लग रहा था और ये तीनों मित्र चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी की तरह खड़े थे। आओ जी, बैठ जाओ। कितने लोग रहोगे? टोनी ने पहला सवाल पूछा। जी, एक के लिए चाहिए, मनोहर ने कहा। कितने रहना है? टोनी ने एक साथ तीनों चेहरों को देखते हुए पूछा। जी, हमको चाहिए था कमरा। बोलते वक्त संतोष इतना नर्वस था जैसे यूपीएससी के इंटरव्यू बोर्ड के सवाल का जवाब दे रहा हो। कहाँ से हो? टोनी ने अगला खोजी सवाल दागा। जी, बिहार, भागलपुर से, संतोष ने संकोच और गर्व के मिश्रित भाव से कहा। बिहार? टोनी ने आवाज़ का टोन बढ़ाते हुए कहा। हाँ, बिहार, संतोष ने फिर कहा। यार, मुखर्जी नगर तो नहीं, गांधी विहार, इंदिरा विकास चलेगा? टोनी ने पूछा। हाँ, चलिए दिखा दीजिए, राय साहब ने कहा। दिखा दीजिए क्या यार, बात पक्की कर लो। साड़ी की दुकान तो है नहीं जो तुम्हें 20-30 देखनी है, टोनी ने रूखेपन से कहा। अंकल, आखिर रूम पसंद आएगा तब तो लेंगे, मनोहर ने कहा। अपना बजट बताओ, टोनी ने टेक्निकल सवाल पूछा। 4000 से 5000 के बीच का दिखाइए, संतोष बोला। टोनी ने सुनते ही हंसते हुए कहा। बेटे, इतने में तो मुखर्जी नगर में किचन मिलेगा, इतने में कैसे होगा यार? अच्छा चलो 4500 का ही करवा देता हूँ। एक बेड मिल जाएगा, बाथरूम 8 लोगों में शेयर करना होगा और किचन सिर्फ 4 लोगों से। बोलो, सेट कर दूँ? जल्दी बता दो यार। राज साहब ने संतोष की तरफ उम्मीद की नज़रों से देखा कि संतोष जल्दी हाँ बोल दे और उनके कमरे पर रखा लैपटॉप स्टार्ट हो। दिन रात बड़े बेचैन रह रहे थे राज साहब। क्या संतोष जी, देखिएगा ये वाला? राज साहब ने दबाव डालते हुए पूछा। नहीं महाराज, पैसा देंगे तो धर्मशाला में थोड़े ना रहेंगे, संतोष ने गर्दन घुमाते हुए कहा। अरे तो फिर फ्लैट वाला बजट भी रखो बेटे। 4000 में यहाँ कहाँ से मिलेगा बंगला? और तुम्हें पढ़ना ही तो है, सारे बच्चे तो रह ही रहे हैं। दिक्कत क्या है तुम्हें? एकदम सेपरेट चाहिए? लड़की सड़की का मामला है क्या? चलो फिर एक दिखा देता हूँ। 11,000 रुपये का है, 24 घंटे एंट्री। छोरी लाओ, दारू पियो, कोई गल नहीं। बोलो जल्दी, लेनी है? टोनी ने एकदम कमीनेपन वाले अंदाज में कहा। अंकल, हाँ सेपरेट चाहिए, माँ बहन भी तो आती हैं कमरे पर, संतोष ने दांत पीसते हुए कहा। टोनी यह सुनकर झेंप गया। उसे अपनी बेहूदगी का अंदाज़ा हो गया था। वह समझ गया था बात लड़के को चुभ गई है। उसने तुरंत बात पलटते हुए कहा। वोटर आईडी है अभी? लाओ, चलो एडवांस निकालो। एक 6500 का है इंदिरा विकास में, पसंद आ जाएगा। शांत कमरा है, मस्ती में पढ़ना। तो चलिए ना, रूम तो दिखा दो अंकल, यहीं बैठकर पूरा ब्रह्मांड का एडवांस ले लीजिएगा क्या? मनोहर ने कुर्सी से उठते हुए कहा। ओए बंटी, गड्डी निकाल, दिखा आ वो इंदिरा विकास वाला। कहते हुए टोनी टीवी के चैनल बदलने लगा। तीनों बाहर निकले। बंटी की बाइक पर 2 ही बैठ सकते थे। तभी राय साहब ने कहा, आप दोनों देख आइए, हम यहीं रहते हैं। वे दोनों बंटी के साथ निकल गए। इधर अंदर और बाहर की गर्मी से परेशान राय साहब ने झट से बगल वाली दुकान से एक स्प्राइट की बोतल खरीदी और 10 मिनट में पिया। तब तक संतोष और मनोहर को बाइक पर लटकाए बंटी वापस आया। हट साला, 4 ठो रूम देखे हो राय साहब, सब बेकार।
इतना अंधेरा, एक ठो में तो किचन के अंदर ही रूम का सेल्फ था। अजब अजब रूम है यहाँ, हगने मूतने खाने का अलग से कुछ समझ में ही नहीं आता है। संतोष ने बाइक से उतरते ही कहा, चलिए फिर और देखते हैं कहीं। राय साहब ने सर खुजलाते हुए कहा। तीनों वहाँ से निकले। संतोष के मन को टोनी के लड़की लाने वाली बात बहुत बुरी लगी थी। साला कितना हरामी है यह प्रॉपर्टी डीलर, लड़की लाओगे कहता है। साला भागलपुर पटना होता तो काट देते। बहुत मन बढ़ा हुआ है यहाँ, संतोष ने मुट्ठी बांधते हुए कहा। रहने दीजिए, उसकी गंदी सोच है, हमें क्या, उसका ही मन अपवित्र होगा। राय साहब ने संत के फ्लेवर में कहा। अजी, यहाँ लोकल लोगों का व्यवहार ऐसा ही है। मकान मालिक भी लड़कों को झांट ही समझता है। एक तारीख हुआ नहीं कि कपार पर चढ़ जाता है, लगता है जैसे देश छोड़ के भाग रहे हैं। प्रॉपर्टी डीलर का भाषा तो आप सुन ही लिए हैं, और साला यहाँ हम ही लोग हिजड़ा हैं। एक बार मिल के आवाज़ उठा देते तो दिल्ली हिल जाता, लेकिन नहीं, सब चुपचाप सुनेगा, कहे कि आईएएस बनना है। साला हम तो कहते डूब मरना चाहिए ऐसा आईएएस बनने से पहले। भोसड़ी के, जब इज्जत ही नहीं बचेगा तो क्या उखाड़ेंगे आईएएस बन के। मनोहर ने एक सांस में इतना बोल दिया। सही बात कह रहे हैं मनोहर जी, सेल्फ रेस्पेक्ट भी तो एगो बात होता है। ये क्या, कोई भी कुछ आरोप लगा देता है। हम लोग क्या यहाँ साला अय्यासी करने आए हैं? जो बोल दिया उल्टा पुल्टा। चल के देखिए, इलाहाबाद, पटना, भागलपुर में इज्जतदारी के साथ पढ़ाई होता है। यहाँ पर एक बार छात्र का संगठन खड़ा करना होगा। कसम से एक बार ताकत दिखा दिए ना तो बोली चाली व्यवहार ठीक हो जाएगा और किराया भी मनमाना बंद हो जाएगा। संतोष ने मनोहर की तरफ देखते हुए कहा। सुनिए आप लोग, यहाँ हम सब पढ़ने आए हैं। यहाँ कौन सा ज़िंदगी गुजारना है जो समाज सुधारना ज़रूरी है। चुपचाप बैठ के पढ़ना है, सिलेक्शन लेना है और निकलना है। अपने लक्ष्य से भटकिए मत आप लोग। कितना से लड़िएगा, कोई एकता नहीं होगा यहाँ। सब पढ़ाई पर फोकस होइए, सब पढ़ने आए हैं, यहाँ राजनीति थोड़े ना करना है। राय साहब ने खोखले जोश के साथ कहा। हाँ, निकलना है। वो तो हम समझ गए, पर निकल कहाँ पा रहे हैं। 5 साल से तो यहाँ बौख ही रहे हैं ना। पढ़ने तो आए हैं, पर पढ़ने ही में कोई नीचे उंगली करे तो क्या करिएगा राय साहब? चुपचाप ऐसे ही प्रवचन पे लिएगा, मनोहर ने चिढ़ते हुए कहा। कमरे पर रहिए, कोई वहाँ थोड़े ना आता है बोलने। हम लोग छात्र हैं, केवल पढ़ना हमारा काम है। राय साहब बोले। कोई हमारी खड़े मार ले तब भी पढ़िए आप ऐसन पढ़ाई, मनोहर ने तमतमाते हुए कहा। संतोष ने मामले को बढ़ता देख हस्तक्षेप करते हुए कहा। अच्छा छोड़िए, भाड़ में जाए प्रॉपर्टी डीलर और मकान मालिक। ये बताइए हम लोग कहाँ जा रहे हैं इधर? चलिए ना, आपके कमरे के लिए ही तो जा रहे हैं, वजीराबाद चल रहे हैं। राय साहब ने चेहरे पर बिना कोई भेदभाव लाए हुए कहा। और रुस्तम भाई साहब को फिर फ़ोन नहीं किए हो राय साहब? संतोष ने याद आने पर कहा। कौन? ओ रुस्तम सिंह, ओ नेतवा का भाई मेरे, कौन बकचोद के चक्कर में पड़े हैं? वो फर्जी के भौकाल टाइट किए रहता है। उसके छोटे चाचा एक बार इंटरव्यू दिए थे आईएएस का। चचवा के इंटरव्यू के फसल अपने काटता है, कहानी सुना सुना के किचाइन कर देता है महाराज। अपने एक बार उपाध्यक्षी का चुनाव लड़ा था इलाहाबाद में, बाद में शंभू सिंह हड़काए तय नाम वापस ले लिया। उस बार शंभू सिंह जीते थे, हमारे परिचित ही हैं। मनोहर ने चलते चलते रुस्तम का संभव चरित्र चित्रण कर दिया था और शंभू सिंह से अपनी निकटता भी बता दी थी। ऐसा भी एकदम फालतू नहीं है। रुस्तम भाई 2 बार यूपी का मेंस भी लिखे हैं, लोगों का मदद करते हैं। अब काम मुश्किल है तो क्या करें, अच्छा नेचर का है। राय साहब ने मनोहर की बात काटते हुए कहा। वे लोग अब रिंग रोड को पार करके वजीराबाद पहुंच चुके थे।